नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसके महत्व और अहमियत को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। ये समाचार में आया कि योगी महोदय जो है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, वो मदरसों की जांच करवा रहे हैं। मदरसों की जांच करवाएं, कोई बात नहीं है। जहाँ उनको लगता है और असामाजिक तत्व हैं और कुछ भारत विरोधी तत्व यदि आप मिलते हैं तो कहीं भी हो वो जांच करवाएं, लेकिन सिर्फ मदरसों की ही जांच करवाएं, यह बहुत ही गलत संदेश देगा हमारे उस भारतवर्ष में जहाँ पर जो है बहु आस्था के अनुयायी जो है हमारे भारतीय भाई बहन हैं, अनेक आस्थाओं के, और सारे असामाजिक तत्व जो है वो मदरसों में ही मिलेंगे। क्या ये संकेत देना चाहते हैं योगी जी? मदरसों के अलावा कहीं कहीं और असामाजिक तत्व नहीं है? तो हम जरा उनको याद दिला दें कि यति नरसिम्हानंद सरस्वती, जो कि इसके पहले वो अपराधी था और समाजवादी पार्टी के टिकट से कई स्थानीय चुनाव वो लड़ चुका है और वो किसी मंदिर में ही बैठा है और देश में बराबर जो है किसी पंथ को नीचा दिखाने के नाम पर और भी तरीकों से वो नफरत फैला रहा है। इससे बढ़ के असामाजिक तत्व आपको क्या, इससे बढ़ के आपको असामाजिक तत्व क्या मिलेगा योगी जी? अब बताइए। मैं तो शासन में नहीं हूँ, मैं मुख्यमंत्री भी नहीं हूँ और तंत्र आपके पास है और उत्तर प्रदेश को अपराधियों से विमुक्त करने का और अपराधियों के सफाया करने का जो अभियान है ये बहुत ही बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यदि उसमें आप जो है और यदि उस अभियान को जातिवाद का या संप्रदायवाद का या सांप्रदायिकता का रोग लग गया तो उस अभियान का हश्र क्या होगा, यह बहुत आसानी से ये अंदाज लगाया जा सकता है। अब तक जो बड़े बड़े माफिया के सफाई का अभियान जो देखा गया आपके द्वारा माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, आपके द्वारा जो
ये अभियान देखा गया और बड़े बड़े माफियाओं का जहाँ तक संबंध है तो आपकी नज़र में सिर्फ 3 ही माफिया दिखे, एक मुख्तार अंसारी, दूसरे अतीक अहमद और तीसरे आजम खान। आपकी नाक के नीचे रघुराज प्रताप सिंह या जिसको लोग रज्जू भैया भी शायद कहते हैं, वो आपको माफिया नहीं दिखा। भदोही का कोई बहुत बड़ा माफिया है मिश्रा, वो आपको नहीं दिखा। जौनपुर का है एक धनंजय सिंह, वो भी बहुत बड़ा माफिया है, वो भी आपको नहीं दिखा। गोरखपुर के वो हरिशंकर तिवारी के बेटे वगैरह हैं और रविंद्र प्रताप शाही के भी कुछ उनके वंशज हैं, वो सब माफिया आपको दिखे नहीं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि प्रदेश को अपराध मुक्त कराने का जो अभियान है वह जो है जातिवाद और संप्रदायवाद के रोग से ग्रसित है। इसलिए कौन सा नतीजा वो देगा और किस अंजाम को पहुंचेगा, ये बहुत ही सहज ढंग से उसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो और ख़ास करके इस तरह की जो आपकी गतिविधि रहती है वो एक संकेत देती है, वो एक को इशारा करती है कि आप जो है मतलब कि सांप्रदायिक आधार पर यानी भेदभाव करने से आप पीछे चूकते नहीं। खास करके मैंने अपने उत्तर प्रदेश के भारतीय भाई बहनों को अपराध से मुक्त कराने के अभियान जैसे अहम विषय पर भी, तो ये बहुत ही दुख की बात है। जो विषय आपने लिया है वो जो विषय आपने लिया, जो काम आपने लिया है वो बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही स्वागत योग्य है। लेकिन यदि वो जातिवाद जैसे, संप्रदायवाद जैसे जो कि इस देश के लिए बहुत बड़ा जहर है, यदि उसका शिकार हो जाए तो इस इतने अहम प्रयास जो है वो किस गति को प्राप्त होंगे, इसको आप सोच लीजिए। श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। और एक बात और मैं वो बतला दूं, अभी एक पुराना अखबार वो मिल गया था 20 मार्च 2022 का, उसमें एक समाचार देखा गया था कि कोई एक सपा का विधायक है जो कि इसी साल जो विधानसभा गठित हुई है उसी का सदस्य है, यादव करके। उसने ब्लॉक प्रमुख को परिवार सहित महीनों उसने बंधक बनाया। पता नहीं ये खबर आपको है कि नहीं है। इससे क्या प्रतीत होता है कि शासन आपका है और गुंडागर्दी जो है वो समाजवादी पार्टी की क्या अभी भी चल रही है। आपके शासनाधीन समाजवादी पार्टी की अभी भी ये गुंडागर्दी चलती है। जैसा कि वो समाचार बता रहा था कि समाजवादी पार्टी का कोई विधायक किसी ब्लॉक प्रमुख को उसके परिवार सहित महीनों उसने बंधक बनाया। और देखिए ये सब विधायक हुआ, ब्लॉक प्रमुख हुआ, ये सब जो है कानूनी ये सब इस देश के कानूनी पदाधिकारी हैं और उनका ऐसा बर्ताव वो भी माफिया के रूप में, गुंडागर्दी के रूप में आ रहा है। तो ये कितने खतरनाक वाली बात है, वो भी आपके शासन के थे। तो अब और ये संकेत सिर्फ आप ही के लिए नहीं, ये कोई ऐसा समाचार देखा गया था
कि समाजवादी पार्टी के कोई नेता थे, वो कह रहे थे कि यूट्यूब वाले सर को क्या समाजवादी पार्टी का जो समाजवाद है वो नहीं दिखता है। तो ऐसे लोगों को वैसे तो भारतीय अवाम ताकत दल हर एक का उत्तर देना वो आवश्यक नहीं मानता है, लेकिन यदि ऐसी गलत अवधारणा पैदा करने की बात कहीं से भी उठती है तो उसको स्पष्ट करना जरूरी हो जाता है। तो समाजवाद का एक मुखौटा लगा करके, समाजवाद का जो है एक स्टिकर लगा करके जो ये समाजवादियों का जो शासन आया है, दो तीन बार तो मुलायम सिंह के वो दो तीन बार जो है वो मुलायम सिंह के नेतृत्व के अधीन, और एक बार उनके सुपुत्र जो है अखिलेश यादव के अधीन। तो यही तो देखा ये गया कि जैसे अमानुषिक व्यवहार है, जिसको कि आप लोग बलात्कार कहते हैं या रेप कहते हैं, उसके विषय में प्रदेश का मुख्यमंत्री यदि ये कहे कि यह कोई अपराध नहीं है, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, तो समझ जाइए ऐसे मुख्यमंत्री से उस प्रदेश की जनता या उस प्रदेश के या उत्तर प्रदेश के जो भारतीय भाई बहनों को क्या मिलेगा और क्या मिल सकता है। और जिस समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से कोई जो है भारतीय बहन या महिला जब किसी अमानुषिक घटना के विषय में वो पूछताछ कर रही थी और बहस कर रही थी, तो अखिलेश यादव जैसे जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उनके मुंह से यह कहना कि यह अमानुषिक व्यवहार आपके साथ तो नहीं हुआ है, आपके साथ तो नहीं हुआ है कि और क्यों इतना आप चिल्ला रहे हैं। जिसका इस तरह के जवाब हो, मतलब कि जिसके साथ ये अमानुषिक व्यवहार हो वही कर सकता है, और दूसरा मुद्दा न उठाए, तो जिसकी इतनी घिनौनी सोच हो और तो वह हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहनों को क्या दे सकता है, ये अंदाज आप लगाइए। और बहुत इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। और जब भी उसका शासन आया है समाजवादियों का, ये जग जाहिर है, यह कोई छुपी बात नहीं है। वो माफिया राज, गुंडा राज जो है हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहनों ने देखा हुआ है। और मैं क्या कहूँ कि ये समाजवादी पार्टी के लोग खुद जाकर पता कर लें। खीरी एक जिला है, हालांकि उसको लखीमपुर खीरी भी कहते हैं, उसमें एक निघासन एक क्षेत्र है, निघासन एक क्षेत्र है। उस निघासन क्षेत्र में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके, यानी जिसको आप लोग मुसलमान कहते चले आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता दल उनको मुसलमान कहना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं मानता है। तो इसलिए हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से दो बच्चियां जो कि स्कूल जाया करती थी, स्कूल गोइंग यानी वो गर्ल्स जो है, तो स्कूल जाने वाली जो बच्चियां थीं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से, वो समाजवादी पार्टी के गुंडों से तंग आकर के, ऊब करके
उन समूह ने आत्मरक्षा में वो आत्महत्या कर लिया। और ये सत्य है, कोई भी या समाजवादी पार्टी के लोग भी ये समाजवादी पार्टी के लोग भी पता कर सकते हैं। अब ये सवाल उठता है कि ये समाजवादी पार्टी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति बहुत हमदर्द और हितैषी होने का दम्भ भरती है ये समाजवादी पार्टी। उसके साथ उसका ये व्यवहार, उसके साथ इस तरह के व्यवहार की ये सच्चाई। और एक उदाहरण, वो तो मैंने खुद देखा हुआ है। जौनपुर एक जिला है और उसकी जो सदर तहसील है, मतलब जौनपुर तहसील में ही एक मोकलपुर गांव है, तो उसमें भी एक इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का एक परिवार था, जो परिवार है जो कि भूमिहीन था। तो उसको ग्राम समाज की जमीन आवंटित हुई थी, इसलिए कि वो भूमिहीन था। मौके पर उस भूमिहीन इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन का कब्जा नहीं हो पा रहा था। सिर्फ जो है सपा के जो दादा थे, जो माफिया थे, वो मौके पर जो है कब्जा किए हुए थे। इसको हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, विशेष करके उत्तर प्रदेश के आदरणीय भारतीय भाई बहन जरूर ये सुने और समझें। और फिर वो जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय गए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी आदेश दिया, वो आदेश का भी जो है सम्मान नहीं हुआ, पालन नहीं हुआ। और फिर जब मैं मिला था तो मेरे साथ में हमारे संगठन के वो महामंत्री थे समरनाथ यादव थे। तो और वो पेशे से वकील हैं। तो हमने कहा वकील साहब इस केस को आप देखिए और परसू करिए और जो है ये कब्जा आप दिलवाइए। तो समरनाथ यादव ने वहीं पर हमसे कहा कि सर इस केस को हम देख चुके हैं, लेखपाल से लेकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक हम मिल चुके हैं। सबका यही कहना है कि भैया आपका काम होगा, जरा इस शासन को बदलने दीजिए। सब जो है इन सपाई जो है दादाओं और गुंडों के आगे जो है पूरा प्रशासन जो है वो घुटने टेक रहा था। इस कदर जो है ये हालात है, खास करके उन भारतीय भाई बहनों, उन इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति जिनके हितैषी होने का दंभ और दावा ये समाजवादी पार्टी करती है। तो कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हैं और जो है और बाकी लोग तो जानते ही हैं। तो इसमें कोई अन्यथा बात नहीं है। वो समाजवादी पार्टी के लोग हमारे उत्तर प्रदेश के भारतीय भाई बहन और पूरे देश के भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से तो जानते भी होंगे, इसका समाचार भी उनको मिलता होगा। और ख़ास करके ये तो मैंने बताया है कि योगी जी के शासन के दौरान भी जो सपाइयों के या समाजवादी पार्टी के दादाओं की और माफियाओं की गुंडागर्दी गई नहीं है, अभी भी चल रही है। लेकिन शासन भले जो है योगी जी का शासन है। तो और ये आप देखते होंगे बराबर समाचार कि वहाँ ईदगाह था तो गणेश चतुर्थी नहीं हो पा रही है, नमाज जो है वो नमाज पढ़ने में दिक्कत है, तो गणेश चतुर्थी मनाने में दिक्कत है। भारतीय जनता दल ये कहता है कि भाई जो भी व्यवस्था है वो सबके लिए है। वहाँ माने जो भी स्थल है
वो स्थल वो उस व्यवस्था के अधीन है, जिस व्यवस्था की जिम्मेदारी बनती है कि वो नमाज भी पढ़वा दे और गणेश चतुर्थी भी मनवा दे। यही तो आवश्यकता है इस देश की। ये न करके वो मुद्दा जो है इन टीवी वालों को इन सब ने थमा दिया है। टीवी वाले दिन रात उसको चलाते हैं कि ईदगाह, गणेश चतुर्थी, और उसके लिए तमाम बहस करने वाले पहुंच जाते हैं। तो दिन रात जो है मैंने हिंदू मुस्लिम का नफरत ये मीडिया वाले जो है बराबर फैला रहे हैं। और इतने बेहया किस्म के हैं मीडिया वाले। एक तो भारत के संविधान का वो आदेश कि हम सभी लोग भारतीय हैं, इसको ये मीडिया वाले मानने को तैयार नहीं है। इतने संविधान विरोधी हैं ये। भारत का संविधान कहता है भाई हम लोग भारत के लोग हैं, हम लोग भारतीय हैं, तब भी बराबर यानी संविधान के आदर्शों, उसके आदेशों के ठीक विपरीत लगातार इनका आचरण चल रहा है मीडिया वालों का, हिंदू मुस्लिम कहने का। और आप सभी भारतीय भाई बहन चुनाव के वक्त में देखते होंगे क्या ये जाति और सांप्रदायिक तांडव करते हैं ये मीडिया वाले। कहते हैं कि इस विधानसभा में या इस लोकसभा में इतने हिंदू हैं, हिंदू भी नहीं बोलते हैं, इतने ठाकुर हैं, तो इतने यादव हैं, तो इतने कुर्मी हैं, बेहयाई के साथ। अब कोई जो है उसमें जवाब नहीं देता है कि यह कहना घोर संविधान विरोधी है। कोई नहीं कहता। दुख तो इसी बात का है। तो ये मीडिया वाले इस देश के बहुत ही खतरनाक शत्रु हैं और संविधान के भी शत्रु हैं, जो कि दिन रात जो है हिंदू मुस्लिम करके देश में नफरत फैलाने का इनका एक लगातार वो इंसिसेंटली, इनएक्सोरेबली और जो है कंटिन्यूसली इनका एक जो है ये कुचक इनका चल रहा है। नफरत जो है वो हिंदू मुस्लिम का नफरत फैलाने का। तो यह भी हमारे देश के लिए बहुत एक चिंतनीय विषय है। आप सभी भारतीय भाई बहन, आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जानते होंगे कि आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी गई थी वो वास्तव में हमारे सुभाष चंद्र बोस और शहीद आजम भगत सिंह यानी सुभाष चंद्र बोस से अर्थात हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह। अच्छा, ये लोग कहाँ के थे ये तो पता है ना। हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म स्थान है कटक, उड़ीसा। भगत सिंह का पंजाब में कोई जिला है, हमको इसमें यानी याद नहीं पड़ रहा है, कोई करथल करके है शायद, जहाँ पर इन सबों ने ये भगवंत मान ने मुख्यमंत्री के रूप में शायद शपथ लिया था। और ये चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था ग्वालियर में, लेकिन उनकी जो क्रांतिकारी गतिविधि जो है वो उत्तर प्रदेश में चलती थी। अशफाक उल्लाह जी का जन्म हुआ था शाहजहांपुर, एक जिला है वहाँ उत्तर प्रदेश का। और खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर बिहार के थे। सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु के। श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई झांसी की। श्रीमती रानी चंद्रिमा
कर्नाटक की, श्रीमती रानी गडेलियू नागालैंड, और इस प्रकार और भी अमर शहीद हों जो अमर शहीद हैं। और फिलहाल भारतीय आवाम ताकत दल को अभी मैंने इस सूची में नाम नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय आवाम ताकत दल उन सारे अमर शहीदों को वही सम्मान, वही इज्जत देता है जो कि इन अमर शहीदों को देता है। तो इनकी कुर्बानी और शहादत के कारण जो है हमारे देश को आज़ादी मिली। और दुर्भाग्य ये रहा कि ये जो GNPC है, गांधी नेहरू परिवार चंद्र चौकड़ी जो है इन महापुरुषों को, इन महान हस्तियों को, इन जो है स्वतंत्रता संग्राम की महान हस्तियों को जो है पृष्ठभूमि में रखवाया, इनके महत्व को और इनके योगदान को और इनके जो है माने महान कार्यों को हमेशा जो है वो दबा के रखा। और सिर्फ दो गद्दारों, मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू को की गद्दारियों को भी छिपाया और एक झूठा जो है महिमा मंडन का एक वातावरण बनाया। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि इन दोनों गद्दारों की पहचान करके जो इनका जगह जिस जगह के पात्र हैं वहाँ पर इनको पहुँचा दिया जाए। और हमारे जो अमर शहीद हैं उनके महत्व को पहचानने के लिए उनको सामने लाया जाए, उनकी जीवनी और उनके योगदान और उनके जो है माने जो उनके जो क्रांतिकारी जो कृत्य हैं और जो है उससे देश को परिचय करवा जाए, ताकि देश उनकी महानता से भी और उनके महान कार्यों से भी परिचित हो, वो उनको इज्जत बख्शे और देश में एकता का और देशभक्ति का एक माहौल है। जरूरत इस बात की है। इसीलिए भारतीय आवाम ताकत दल बराबर इन्हीं अमर शहीदों की बात वो कर रहा है कि देश पहचाने इसको। साथ साथ में भी कहता है कि इन दोनों गद्दारों को, मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू को भी पहचानिए कि ये कितने खतरनाक गद्दार हैं इस देश के। तो लेकिन अभी भी ये मान नहीं रहे हैं। भारतीय आवाम ताकत दल अभी तंत्र पर काबिज नहीं है, व्यवस्था पर काबिज नहीं है, सरकार में नहीं है। ये जो ताकतें हैं भारतीय जनता पार्टी के रूप में, GNPC या कांग्रेस के रूप में जो ताकतें हैं, ये सिस्टम पर, संसाधनों पर, तंत्र पर, सरकार पर ये काबिज है। भारतीय आवाम ताकत दल के पास सिर्फ एक ही ताकत है, वो भी आवाम की और आवाम की जागृति की। बस यही ताकत है। तो वो अपने उन अमर शहीदों का, उन क्रांतिकारी राष्ट्रभक्तों के विषय में या उनकी महानता के विषय में, उनके महान चरित्र के विषय में, उनके महान योगदान के विषय में और देशभक्ति के कारनामों के विषय में अपनी आवाम को, अपनी आदरणीय भारतीय आवाम को परिचय करवा रहा है। सुना गया है कि किसी टीवी परिचर्चा में कोई कांग्रेसी चमचा ये झूठ बोल रहा था। और ये भी जान लीजिए, GNPC वाले और GNPC का हर एक नेता, सोनिया गांधी से लेकर के राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी से, और हर एक नेता वो झूठ ही बोलता है, अफवाह ही फैलाता है। और इसके जितने भी सिपह सालार हैं GNPC के, मतलब कि उसके चाटुकार बौद्धिक वर्ग
चाटुकार पत्रकार, चाटुकार मीडिया, वो सब भी जो है झूठ ही बोलते हैं। और उनका झूठ यानी झूठ बोलना जो है, उनका झूठ बोलना रुक नहीं रहा है, और न कोई रोकने वाला है और न कोई टोकने वाला है। निर्बाध रूप से, अनब्राइडेड, बेलगाम ये सब झूठ बोल रहे हैं, और हर मौके पर। तो देखने में ये आया कि किसी टीवी परिचर्चा में कोई कांग्रेसी चमचा जो है ये कह रहा था कि जो है सुभाष चंद्र बोस जो 1942 में पकड़े गए थे और कांग्रेसियों ने छुड़ाया। जैसा कि भारतीय अवाम ताकत दल ने अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, अपने आदरणीय भारतीय अवाम को बार बार ये अवगत कराया है कि ये सब जो है, ये सब जो झूठ बोलते हैं, वास्तविकता ये है कि जो ये झूठी कहानी सब बनवाया ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जो है हवाई जहाज दुर्घटना में हुई है जो ताइवान के पास, और इस झूठी कहानी को सत्यता का जामा पहनाने के लिए इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने जो है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज शाहनवाज से की अध्यक्षता में कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठा करके उस झूठी और रचित कहानी पर जो है वो ठप्पा लगवाया, और उस पर सत्यता का जामा पहनाने के लिए, ताकि देश के लोग इस झूठी और रचित कहानी पर विश्वास करें, उसको सही माने। तो ये गद्दार नेहरू जो है एक झूठी कहानी बनवाया। उसकी बेटी जो गद्दार इंदिरा गांधी ने भी फिर वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज वो खोसला साहब के अधीन जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठा करके फिर उसी तरह से जो सत्यता की मुहर लगाया, ताकि देश के लोग उस झूठी कहानी पर यकीन करें। वो तो मुखर्जी कमीशन तीसरी बार आया, उसने कहा कि भाई ये जो कहानी है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जो है हवाई जहाज दुर्घटना में हुई है, ये कहानी सत्य नहीं, सही नहीं। वैसे तो अभी तक बताइए इतने महान हमारे जो है आदर्श नेता देशभक्ति के, आज तक इस देश में उनकी मृत्यु कैसे हुई सुलझा नहीं पाया। इतना ही नहीं, इन जीएनपीसी वाले गद्दारों ने, और वही गद्दारी जो है ये बीजेपी वाले भी करते हैं, उनसे जुड़ी हुई फाइलों को दबा के रखे थे ये गद्दार जीएनपीसी वाले, और वही गद्दारी जो है बीजेपी भी कर रही है। मोदी जी ने झूठ भी बोला कि हमने सभी नेताजी से संबंधित सभी फाइलें हमने सार्वजनिक कर दिया है, यह भी मोदी महोदय ने झूठ बोला। अभी भी वो आरटीआई से पूछिए। अच्छा, आरटीआई के विषय में लोग बताते हैं कि भाई यूपीए के ज़माने में आरटीआई से जवाब तो मिलता भी था, आजकल जवाब भी नहीं सब दे रहे हैं। यानी आरटीआई का महत्व ही इस मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है, ये भी जान लीजिए। इतनी धृष्ट ये सरकार हो गई है। एक आरटीआई जो है कम से कम हथियार था, कम से कम कुछ जानकारी प्राप्त करने का जो है, यानी जिसका भी जवाब देने का इन सबों का मन नहीं रहता है, बस देश की सुरक्षा कारणों से लोग बता रहे हैं। तो आरटीआई के भी महत्व को ये मोदी सरकार या मोदी महोदय जो है उसको समाप्त कर रहे हैं। तो जैसे भी सूचना मिली, तो आज भी जो है हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित फाइलें आज भी दाब करके रखी हुई हैं इसी प्रधानमंत्री कार्यालय में। मोदी जी के शासनाधीन, जो कि सुभाष चंद्र बोस के प्रति क्या क्या पाखंड के रूप में वो भाषण दे रहे थे, देश ने देखा होगा। उनसे संबंधित
जो शख्स जो है, जो मोदी महोदय सुभाष चंद्र बोस से संबंधित फाइलों को सार्वजनिक तक नहीं कर रहा है और उनके लिए क्या क्या वो कसीदे पढ़ रहा है, तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत अच्छी तरह से इनको पहचाने मोदी महोदय को कि कितने बड़े पाखंडी हैं। सिर्फ हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम बुलाना चाहते हैं सिर्फ वोट के लिए। उनको वो सम्मान देने के लिए मोदी महोदय तैयार नहीं है जिस सम्मान के जो है इस देश के द्वारा वो हकदार हैं, उसके लिए डिजर्व करते हैं, पात्रता है उनकी, तो वो सम्मान नहीं देंगे। अरे इन मोदी महोदय को शर्म नहीं आ रही है कि सरदार पटेल की मूर्ति जो है विश्व में सबसे ऊंची बनवाते हैं और इसी देश में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति जो है वो भी जॉर्ज पंचम की जगह पर। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन समझे कि जॉर्ज पंचम कौन है और सुभाष चंद्र बोस क्या है, लोग जानते हैं उसी जगह पर, और वो भी महज 28 फीट वाली। कितना बड़ा अपमान ये किया है मोदी महोदय ने। जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया कि भारतीय अवाम ताकत दल को जब भी मौका मिलेगा, जब भी इसके हाथ में सत्ता का उपकरण आएगा, तो वह हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा वो बनाएगा भारत में। और जो नया संसद भवन जो सेंट्रल विस्टा में बना है, उस संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में, सेंट्रल हॉल में भी एक भव्य मूर्ति वो स्थापित करेगा और वहां पर सिर्फ अमर शहीदों के ही चित्र रहेंगे। मतलब कि भगत सिंह और वो अमर शहीदों के और बाबा साहब अम्बेडकर के, तो बाबा साहब अम्बेडकर के और शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई और अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलियो, और भी कुछ अमर शहीद जो नाम ढूंढ करके उनके ही चित्र होंगे संसद के, जो नई संसद बनी है उसके केंद्रीय कक्ष में। इन गद्दारों का नाम, मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू का नाम बिल्कुल वहां पर अनुपस्थित होगा ही नहीं। तभी तो देश में यह संदेश जाएगा कि यह देश जो है यानी वो राष्ट्रभक्तों का सम्मान करता है, देशभक्तों का सम्मान करता है, क्रांतिकारी जो है वो क्रांतिकारी अमर शहीदों का सम्मान करता है, इन गद्दारों का सम्मान नहीं करता है। ये संदेश देना बहुत जरूरी है। तो ये बराबर कहा और भारतीय जनता दल ने यह भी कहा है कि जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मदिन है 23 जनवरी, उसको राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया है और राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाएगा। ये जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये अपमान किया है मोदी महोदय ने कि उनके जन्म दिवस 23 जनवरी को गणतंत्र दिवस के साथ नथी कर दिया है। वही तो भारतीय जनता दल मैंने काफ़ी इस बात से दुखित है और पूछना चाहता है कि मोदी महोदय आपकी बुद्धि की बलिहारी हो, मोदी महोदय आपकी बुद्धि की बलिहारी हो, जो आपने इतने बड़े हमारे माने इतनी बड़ी महान आत्मा के यानी जन्म दिवस
23 जनवरी को आपने गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के साथ आपने वो नथी कर दिया है। आपको पता होगा, आप तो ये प्रधानमंत्री हैं। 26 जनवरी हमारा वो दिवस है जिस दिन हमारे देश का जो भारतीय संविधान है वो लागू हुआ, तो उसके साथ नथी आप कर रहे हैं। अब मैंने आपकी बुद्धि आपकी बुद्धि को भैया मैंने बलिहारी है। और तो भारतीय ताकत दल कह रहा है कि जो ये अभिशाप है मोहनदास करमचंद गांधी, तो उसका जो जन्म दिवस है 2 अक्टूबर, उसको खारिज करके सिर्फ जो है 23 जनवरी को जो कि हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है 23 जनवरी, उसी को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाएगा। और जो भारतीय करेंसी है, जो नोट है, उसके ऊपर जो इस अभिशाप का जो चित्र है, जो फोटो है, वहां से भी उसको हटा करके वहां पर यानी मतलब कि भारतीय करेंसी पर, भारतीय नोटों पर भी हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चित्र लाएगा। इसी प्रकार जो भी सम्मान हो सकता है, इसलिए कि ये संदेश जाना बहुत जरूरी है कि हमारा ये मुल्क भारतवर्ष जो है, यानी जो महापुरुष हुए हैं सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों को ही सम्मान देना चाहता है, गद्दारों को नहीं। तो वो जो कांग्रेसी चमचा जो किसी टीवी परिचर्चा में जो झूठ बोला था कि सुभाष चंद्र बोस जब पकड़े गए थे तो कांग्रेस ने छुड़ाया था, वो झूठ, ये हमेशा झूठ ही बोलते हैं। और वो झूठ जो है, कोई आरएसएस का कोई था संगीत रागी, उसके सामने ही वो झूठ बोला था, और वो सर झुकाए जो है इस झूठ को वो तस्दीक करा था। कोई उसका माने वो संगीत रागी ने जो उस संगीत रागी साथ देखा गया कि उस टीवी परिचर्चा में जब ये कांग्रेसी चमचा झूठ बोला था, तो उसके झूठ का वो संगीत रागी जो आरएसएस वाला था, उसने प्रतिकार नहीं किया, खंडन नहीं किया। खैर, ये तो अलग व्यथा है कि ये आरएसएस और जेएनपीसी का जो नूरा कुश्ती है, यह इस देश को बहुत दुख दे रहा है। मैंने जनता के सामने तो ये इस तरह से पोषण करते हैं कि ये आरएसएस जो है वो घोर विरोधी है, ये जेएनपीसी जो है वो घोर विरोधी है आरएसएस की, और हर बात में आरएसएस का वो नाम लेते हैं, हर बात, ताकि ये दिखाने के लिए कि ये जेएनपीसी आरएसएस की घोर विरोधी है। और ये आरएसएस जो है जो छुटभैया किस्म के संगठन है उनसे भी कलवाती है। हमेशा जो है कभी जो है वो आरजेडी वालों से, समाजवादी पार्टी के लोगों से, डीएमके के लोगों से करवाते रहते हैं। और यहाँ तक कि जिनकी कोई औकात नहीं, जिनका एक भी एमएलए एमपी नहीं है, कोई प्रतिनिधि नहीं है, उनसे भी करवाती रहती है जेएनपीसी जो है आरएसएस के खिलाफ। लेकिन ये जो नूरा कुश्ती है आरएसएस और इस जेएनपीसी के बीच का, वो बड़ा विचित्र है। यानी जेएनपीसी आरएसएस पर उन सारे अपराधों का आरोप लगाती है जिन अपराधों के लिए जेएनपीसी खुद जिम्मेदार है। उन्हीं अपराधों का आरोप उल्टे जो है आरएसएस के ऊपर लगाती है, और आरएसएस बिल्कुल आराम से, सहर्ष उन अपराधों को स्वीकार करती है। बात समझ में आई कि उन सारे
अपराधों जैसे देश को तोड़ना, बराबर ये जेएनपीसी कहती है ये आरएसएस देश को तोड़ती है। और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जानते ही होंगे कि देश का विभाजन करने वाली ये जेएनपीसी, उसका गद्दार नेहरू और गद्दार जो है गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, वो उल्टे आरोप लगाती है आरएसएस के ऊपर कि आरएसएस देश को तोड़ती है। घोर सांप्रदायिक है जेएनपीसी, लेकिन वह आरोप लगाती है आरएसएस के ऊपर कि ये सांप्रदायिक है। तो वो सारे अपराधों का आरोप जो है जेएनपीसी आरएसएस के ऊपर लगाती है। जिन अपराधों के लिए वो खुद जिम्मेदार है जेएनपीसी, लेकिन आरएसएस इसका जवाब न दे करके कि भाई ये इसके अपराधी तो तुम हो, तो इस तरह से जवाब न दे करके आरएसएस जो है जेएनपीसी के सारे आरोपों को बड़े सहर्ष खुशी जो है उसको स्वीकारती है। इसमें बहुत बड़ी साजिश है आरएसएस की। और यदि इसके विषय में यदि वर्णन किया जाए तो ये एपिसोड भी लंबा हो जाएगा, लेकिन सारांश में हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन समझें कि यह जो आरएसएस जो है जेएनपीसी के लिए बिल्ली का पंजा, कैट्स पा, यानी बहुत उपयोगी जो है, हर वक्त उसकी रक्षा करने वाला। लेकिन यदि ये तथ्य कि जेएनपीसी का आरएसएस के साथ गठजोड़ और जो है ये आरएसएस जो है उसे जेएनपीसी के लिए यानी कांग्रेस के लिए बिल्ली का पंजा है, तब भी इस देश का बहुत कल्याण हो जाएगा। और इसी जानकारी के अभाव में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन तो इस आरएसएस से घृणा करते हैं, लेकिन कांग्रेस से मोहब्बत करते हैं। और दूसरी ओर हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन वो जो है कांग्रेस से तो अमूमन कांग्रेस से तो घृणा करते हैं, लेकिन आरएसएस से मोहब्बत करते हैं। लेकिन जिस वक्त मैंने इन दोनों तबकों को, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो तबका है और हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो तबका है, इनको मालूम पड़ जाए कि भाई अरे ये तो इन दोनों के बीच में नूरा कुश्ती का सबसे घिनौना यानी वो संबंध है। नूरा कुश्ती का सबसे जो घिनौना पक्ष होता है वो क्या है कि ये आरएसएस को जो है जेएनपीसी के लिए बिल्ली का पंजा है, कैट्स पा। और कैट्स पा तो एक जो अंग्रेजी का मुहावरा है, और उसका लंबे लुभाव तात्पर्य यह होता है कि एक जो कैट्स पा होता है वह जिसके लिए कैट्स पा होता है उसके लिए वो काम करता है जो और किसी के बूते का ना हो। जैसे आप समझ लीजिए, वास्तव में चूंकि एपिसोड ये सब बहुत व्यापक विषय है लेकिन बहुत जरूरी है। जैसे कि ये सबको पता है, आरएसएस को भी पता है कि हमारा देश भारतीय संविधान के द्वारा नियंत्रित मतलब कंट्रोल्ड और संचालित मतलब कंडक्टेड, आदेशित मैंडेटेड और निर्देशित डायरेक्टेड होने के कारण ये हमारा जो है भारत गणराज्य है और भारतीय गणतंत्र है, इंडियन रिपब्लिक है। ये यथार्थ है, ये सच्चाई है। ये आरएसएस वाले सब क्या बोलते हैं, ये हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र का इतना अफीम भर दिया है कुछ लोगों के दिमाग में। वो उस दिन जो है जो सेंट्रल विस्टा में जो राजपथ का नाम बदल करके करते पथ कर दिया, कुछ लोग जो है ये कह रहे थे कि ये मोदी महोदय
इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं, हिंदू राष्ट्र करना। तो वही प्रभाव है। और हिंदू राष्ट्र के विषय में कई बार ये सवाल किए गए, अमित शाह से किए गए, मोदी महोदय से किए गए, बताए भैया ये हिंदू राष्ट्र क्या है। तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि भाई हिंदू राष्ट्र तो एक कहानी है, अवधारणा, लेकिन यह देश जो है वो संविधान से चलता है, इसलिए ये भारत गणराज्य है। तो ये मोदी महोदय और अमित शाह महोदय कबूल कर चुके हैं, लेकिन जनता में फैलाने के लिए आरएसएस सहित जो जनता में फैलाए हुए हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है। और ये आरएसएस वाला जो है इतना बेहया किस्म का है आरएसएस के लोग कि वो हिंदू राष्ट्र जो झूठ बोलते हैं, जबकि वास्तविकता क्या है हमारा कि हमारा जो है यह देश भारत गणराज्य। अरे जब पासपोर्ट आप लोगों को मिलता होगा तो उस पर आपको लिखा रहता है इंडियन रिपब्लिक भारत गणराज्य। यही हकीकत है, ये सच्चाई है। उस सच्चाई के विरुद्ध और इतने बड़े नामी गिरामी संगठन का मुखिया जो बोलता है कि हिंदू राष्ट्र है, और जब पूछने पर कि भाई आप कैसे कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र है, ये तो यह तो भारतीय गणतंत्र है, तो वो ये एक कुतर्क गढ़ता है। आरएसएस वाले कुतर्क गढ़ते हैं। वो ये कहते हैं कि हम देश में जितने भी रहने वाले लोग हैं, देशवासी हैं, उनको हम हिंदू मानते हैं। एक और भी खोखला कुतर्क, अरे भाई आरएसएस महोदय, आपके मानने से क्या होता है? इस देश में अलग अलग पंथ के लोग हैं। ये कन्वर्टेड थियरी, मैंने हमेशा झूठ पे झूठ, कन्वर्टेड हो चाहे न हो, अलग अलग आस्था के अनुयायी भारतीय भाई बहन इस मुल्क भारतवर्ष में रहते हैं। यह सच्चाई है, और वो इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि हम एक भारत जो है भारत गणराज्य में रहते हैं, भारत गणराज्य में रहते हैं, भारतीय गणतंत्र में रहते हैं, इंडियन रिपब्लिक में रहते हैं, हिंदू राष्ट्र में नहीं रहते हैं। तो ये जो है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि ये बहुत ही एक धोखा देने वाला नूरा कुश्ती जो है जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चलना चौकड़ी और आरएसएस के बीच में, और इस यथार्थ को हमारे सभी भारतीय भाई बहन, अब विशेष करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से जान लें कि यह जीएनपीसी और आरएसएस के बीच में जो है आंतरिक गठजोड़ है, नूरा कुश्ती दिखाने के लिए। और वो भी जो है नूरा कुश्ती का सबसे जो घिनौना स्वरूप हो सकता है कि यह आरएसएस जो है वो जीएनपीसी का बिल्ली का पंजा है, कटता है। कल के एपिसोड में ये बताया गया था कि हमारे सरदार पटेल का योगदान तो बहुत है अपने देश के लिए, जो उन्होंने 5 से 62 रियासतों का विलय करवाया भारत में। तो इस योगदान को यह देश भूलेगा नहीं, और सदा के लिए, हमेशा के लिए यह देश जो है सरदार पटेल और उनके इस योगदान के लिए हमेशा कृतज्ञ रहेगा, एहसानमंद रहेगा, और कृतज्ञ और ऋणी रहेगा। ये जो है वो यथार्थ है। लेकिन उनकी ये जो भूल है सरदार पटेल की, कि जो ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की जो साजिश थी, सिर्फ नेहरू को सत्ता मिले, और जो उसकी साजिश के आगे जो झुक गए वह इस देश के लिए अक्षम है। और इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने सरदार पटेल को 2 बार धक्के दिए हैं। इसको मैंने बताया है कि ये कांग्रेसी जो है आज़ादी की लड़ाई
आज़ादी की लड़ाई के मुखौटे के पीछे, यानी आज़ादी की जंग के मुखौटे के पीछे ये वास्तव में मांग रहे थे डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे। ये संपूर्ण आज़ादी नहीं मांग रहे थे। इसके विषय में विस्तार से पिछले एपिसोड या कुछ एपिसोडों में बताया गया है। तो ये आज़ादी ये पूर्ण आज़ादी नहीं मांग रहे थे, बल्कि ये डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे। लेकिन हमारे ये जो अमर शहीद क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त जो शहीद आजम भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद अशफाकुल्लाह जो है, ये कहते थे कि नहीं, यहाँ से अंग्रेज़ों को पूर्ण रूप से भागना है। इसके बाद हम तय करेंगे कि हमारी शासन व्यवस्था, हमारी व्यवस्था जो है किस प्रकार की हो, लेकिन अंग्रेज़ों को पूर्ण रूप से भागना है। डोमिनियन स्टेटस का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो जब ये हमारे जो है वो क्रांतिकारी राष्ट्रभक्तों का, अमर शहीदों का ये मुद्दा जनता में लोकप्रिय होने लगा, तो जानते हैं कि ये जेएनपीसी हुए, चाहे ये भारतीय जनता पार्टी वाले होते हैं, क्या होते हैं, माने इनकी एक आदत है और रिकॉर्डेड है कि जब भी कोई मुद्दा लोकप्रिय होने लगता है तो ये उसको चुराने लगते हैं। तो इन जेएनपीसी, इन कांग्रेसियों ने उस लोकप्रिय मुद्दा को चुरा करके श्रेय लेने के प्रयास में लग गए। और उस समय कांग्रेस अध्यक्ष बनने की वरीयता सरदार पटेल की बनती थी, इसलिए कि ठीक उसके पहले जो है कांग्रेस का अध्यक्ष था वो मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू के तुरंत बाद, यानी इसको नहीं बनना था। मोतीलाल नेहरू के बाद के तुरंत बाद जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष नहीं बनना था। नंबर था किसका? सरदार पटेल का। लेकिन ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी सरदार पटेल को धक्का दे करके इसी को गद्दार जवाहरलाल नेहरू को ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया, ताकि पूर्ण स्वराज की घोषणा का श्रेय जो है सिर्फ गद्दार जवाहरलाल नेहरू को ही मिले। तो इसने इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया और 30 दिसंबर 1929 माने 30 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की घोषणा ये किया गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने, वो श्रेय इसको दिया। तो एक बार तो तब धक्का दिया इसने, एक बार तो इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने सरदार पटेल को तब धक्का दिया जबकि वो उस श्रेय के असली हकदार कौन बनते थे? हमारे सरदार पटेल बनते थे। और दूसरी बार जब 1946 में मंत्रिमंडल बनने को था, अंतरिम मंत्रिमंडल, इंटरिम कैबिनेट, तो सत्ता हस्तांतरण की बात जब थी, तो यह था कि उस अंतरिम मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री वही बनेगा जो कांग्रेस अध्यक्ष होगा। अब कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की दौड़ में सब ये दोनों लग गए कि कांग्रेस अध्यक्ष जो है सिर्फ ये नेहरू ही बने। और उसमें 7 साल से लगातार 7 साल, हालांकि कांग्रेस के संविधान के अनुसार कोई भी अध्यक्ष जो है मुश्किल से सिर्फ 1 साल के लिए बनता था, लेकिन ये कांग्रेस वाले इतने मर गए थे, मैंने उनकी गतिविधि इतनी मर चुकी थी। वो 42 वाला जो 42 वाला जो भारत छोड़ो का अभियान था, तो वो तो तुरंत वो फ्लॉप हो गया। और इसके बाद ये अपने घरों में जो है यानी वो आराम कर रहे थे। और जो है और कांग्रेस की हर गतिविधि लगभग वो मर चुकी थी। किसी को फिक्र ही नहीं कि कौन अध्यक्ष है कौन अध्यक्ष नहीं है। तो इसी उहापों की स्थिति का ये नतीजा हुआ
कि जब कोई पूछने वाला ही नहीं था कि कौन अध्यक्ष है कौन अध्यक्ष नहीं है, तो मौलाना आज़ाद सन 40 से लेकर के 46 तक लगातार 7 साल वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। लेकिन जो ही इन दोनों गद्दारों को मालूम हुआ कि अंग्रेज अब जाने वाले हैं, सत्ता का हस्तांतरण होगा और सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक अंतरिम मंत्रिमंडल बनेगा। उस अंतरिम मंत्रिमंडल यानी इंटरिम कैबिनेट का एक प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर बनेगा। उस इंटरिम कैबिनेट का प्राइम मिनिस्टर वही होगा जो कि उसमें कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। तो कांग्रेस के अध्यक्ष तो उसमें मौलाना आज़ाद थे। तो इन समूह ने खास करके इसे गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने, देश का गद्दार, देखिए जितनी बार गद्दार कहा जाता है वो देश का गद्दार है और 1000 बार कहा जाएगा, और 1000 बार कहना भी जो है वो अपर्याप्त होगा, नाकाफी होगा। तो ये मोहनदास करमचंद गांधी मौलाना आज़ाद से तुरंत जो है वो इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष के पद से तुरंत जो है इस्तीफा दिलवाने की कोशिश करने लगा। और मौलाना आज़ाद ने तो यहाँ तक भी लिखा है अपनी आत्मकथा में कि ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी उनसे कह रहा था, मौलाना आज़ाद से ये कह रहा था कि आप जो है सार्वजनिक रूप से ये घोषणा करिए कि मैं नेहरू के पक्ष में ये इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं नेहरू के पक्ष में मैं कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। तो मौलाना आज़ाद ने जो अपनी आत्मकथा में लिखा है, तो उन्होंने कहा कि भाई हम इस्तीफा तो दे रहे हैं, लेकिन मैं सार्वजनिक रूप से मैं ये कह नहीं सकता कि मैं नेहरू के पक्ष में कांग्रेस अध्यक्ष पद से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। तो इसके बाद जो है अब वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव था। तो कांग्रेस के संविधान के अनुसार जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए प्रांतीय इकाइयाँ यानी प्रोविंशियल यूनिट जो है वो प्रपोज करती थी, प्रस्तावित करती थी। 15 में से 12 ने सरदार पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवा करके इस देश का जो इंटरिम कैबिनेट का प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए उनके समर्थन में प्रस्ताव दिया। 1 या 2 जो है वो जेबी कृपलानी और उसके बाद 1 या 2 जो है इनको सीता वीरमैया, पट्टा वीरमैया। इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में कोई भी प्रांतीय इकाई ने समर्थन नहीं दिया था। मतलब कि पूरी कांग्रेस जो है इस पक्ष में थी ही नहीं कि उस अंतरिम कैबिनेट का या उस अंतरिम मंत्रिमंडल का या इंटरिम कैबिनेट का 1946 वाला उसका प्रधानमंत्री नेहरू बने। मैं फिर से कह दे रहा हूं कि उस समय की पूरी कांग्रेस इस पक्ष में थी ही नहीं कि उस समय का जो अंतरिम मंत्रिमंडल है उसका प्रधानमंत्री मतलब जो इंटरिम कैबिनेट है उसका प्राइम मिनिस्टर नेहरू बने। तो फिर ये क्या किया इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने, सबसे इस्तीफा लेना शुरू किया। और वो इस्तीफा का जो परिपाटी आज भी है कि आपको कोई गुंजाइश बनेगी नहीं, वो प्रिंटेड रूप में पहले से लिखा रहेगा कि मैं जैसे इसमें चुनाव हो रहा है कांग्रेस अध्यक्ष का, तो यदि वो नेहरू परिवार से बाहर का कोई कैंडिडेट
कोई कैंडिडेट जो है जो कि कंटेस्ट कर रहा है, तो उससे वही प्रिंटेड वाला प्रोफार्मा के आधार पर सब कुछ छवा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? मैं राहुल गांधी के पक्ष में इस्तीफा दे रहा हूँ, ऐसा रहेगा। तो ये परिपाटी वो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के ज़माने से है, लिखाया कि मैं नेहरू के पक्ष में इस्तीफा दे रहा हूँ। तो इस तरह से उसने इस्तीफा जो है जेबी कृपलानी और सीता वीरमैया रमैया से ले लिया। सरदार पटेल इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अंततोगत्वा सरदार पटेल जो है उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की साजिश के आगे झुक गए। कौन साजिश? कि जो मोहनदास करमचंद गांधी सिर्फ उस नेहरू को के हाथ में सत्ता दिलाने के लिए उसको इंटरिम कैबिनेट का प्राइम मिनिस्टर बनाने की साजिश कर रहा था, जिस नेहरू के पक्ष में कांग्रेस थी ही नहीं। यानी मतलब कि एक भी कांग्रेसी नहीं था, उसको सत्ता उसके ही हाथ में सत्ता दिलाने की साजिश कर रहा था गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। तो उस साजिश के आगे अंततोगत्वा जो है वही जो प्रिंटेड प्रोफार्मा वो सामने इस गांधी ने खुद कर दिया, और वो सरदार पटेल जो है उसकी साजिश के आगे झुक गए। लेकिन सरदार पटेल जो मोहनदास करमचंद गांधी की इस साजिश के आगे जो झुके, देश ने बहुत खामियाजा भुगता, बहुत खामियाजा। यदि सरदार पटेल होते तो देश नहीं बढ़ता, पाकिस्तान नहीं बनता। जो पाकिस्तान जो 3 या 4 युद्ध जो उसने युद्ध किया था भारत के खिलाफ, तो वो युद्ध भी भारत नहीं झेलता। भारत नहीं बढ़ता, पाकिस्तान नहीं बनता, तो जो हमारे 25 से 30 लाख लोगों की जो जानें गई, वो उनकी जान बच जाती। 3 करोड़ लोगों के जो घर उजड़े जो भारत विभाजन के कारण जो 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों की जाने गई, और 3 करोड़ से ऊपर जो घर उजड़े, ये त्रासदी इस देश के लिए नहीं होती। उन 25 से 30 लाख जो है भारतीय भाई बहनों की जान बच जाती। उन 3 करोड़ से ऊपर भारतीय भाई बहनों के घर नहीं उजड़ते। और सरदार पटेल यदि प्रधानमंत्री होते तो अपनी सेना को मजबूत करते। जो ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने जब तक रहा अपनी सेना के लिए एक सुई तक इसने बनने नहीं दिया। इसलिए सन 62 की लड़ाई में हमारे तमाम सेना के जवान जो है निहत्थे मारे गए। तो उसका भी जिम्मेदार है ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू। तो यदि सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री रहते तो वो भारतीय सेना को या अपनी सेना को भी मजबूत करते। और 62 वाली त्रासदी जो है भारत के लिए नहीं होती, बल्कि भारत जो है चीन को बहुत अच्छी तरह से धूल चटा दिया होता, हारने की बात ही नहीं। और हमारे देश की जो है 42,000 वर्ग मील जो इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने
दुश्मन चीन को दे दिया, उसकी भी नौबत नहीं आती। हमारे देश की जमीन जो है दुश्मन चीन के हाथों में नहीं जाती। और उसके पहले जो है 1959 में जो ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू दुश्मन चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई को बुला करके एक भारत के खिलाफ धोखेबाजी वाला जो नारा का जो माहौल बनाया, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, और उसी धोखेबाजी नारे के दौरान इसने इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने चीनी सेना को नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, जो कि वही आजकल अरुणाचल प्रदेश हो गया है, तो उसमें चीनी सेना को नहीं घुसवाता। और फिर इसने झूठ भी बोला था। इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने देश के साथ झूठ बोला था कि हमने चीनी नेताओं से बात कर ली है और वो चीनी सेना वापस हो जाएगी, और जो कि वापस हुई नहीं, उसका कब्जा रहा। और वहीं पर आज की तारीख में चीन ने पूरा जो है एक कॉलोनी, एक आवासीय जो पूरा जो है आधारभूत संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, जिसकी फोटो जो है नासा कहाँ, अमेरिका का लेकर के उसने पूरा फैलवा दिया है। और उसी फोटो के आधार पर ये गद्दार राहुल गांधी कर रहा था मोदी के खिलाफ कि मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में चीन को घुसा दिया। कोई यानी इस बीजेपी में खाने वाला नहीं मिला कि नहीं भैया ये घुसाने वाले जो है तुम्हारे बाप के नाना के गद्दारी का वो नमूना है, कोई नहीं कहा। एक झूठा सा, एक जो है बहुत हल्का फुल्का, और वो भी एक जो है माने एज ए लिप सर्विस दिखावटी एक जवाब जो है इस देश यानी मोदी सरकार के जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू ने एक झूठा सा जवाब दे दिया कि नहीं वो जो है वो भारत का हिस्सा फलाने का। लेकिन किरण रिजिजू ने गद्दार जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लिया। तो सरदार पटेल यदि प्रधानमंत्री होते तो देश का विभाजन भी नहीं होता, 25 से 30 लाख लोग जो है जो हमारे भारतीय भाई बहनों की जान गई, उनकी जान भी बच जाती। 3 करोड़ से ऊपर हमारे जो भारतीय भाई बहनों के घर उजड़े, उनका घर भी नहीं उजड़ता, पाकिस्तान भी नहीं बनता। और जो 3 या 4 युद्ध जो झेला भारत पाकिस्तान के साथ, वह युद्ध भी नहीं झेलना पड़ता। पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है उसको भी नहीं झेलना पड़ता। जम्मू कश्मीर तमाम में जो अलगाववाद, आतंकवाद की जो समस्या है वो भी समस्या नहीं होती। और जो सबसे दुखदाई है, हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन वो जिस मजबूरी में जिस अपमानजनक स्थिति में जो उनका अपना व्यापार, घर बार, अपनी संपत्ति को छोड़ करके जम्मू कश्मीर से बाहर होकर के इसी आज़ाद भारत में, जो कि अपने को कहता है कि हम जो है अभी वो विश्व शक्ति बनने जा रहे हैं, इसी आज़ाद भारत में वो हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले वो भारतीय भाई बहन अपनी जायदाद और अपने व्यापार को छोड़ करके जान बचाने के लिए और अपने खास करके अपने बच्चों और अपनी पत्नियों की इज्जत और उनके रक्षा के लिए उनको वो जो है यानी श्रीनगर
या कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर हुए। तो यह भी एक बहुत ही अपमानजनक और मन असह्य स्थिति भी नहीं होती यदि सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते। जो सिख भारतीय भाई बहनों का जो ये कत्ल करवाया जेएनपीसी ने, वो भी जो है वो उत्तराखंड नहीं होती। और जो जेएनपीसी ने इतनी लूट बचाई है उसे यानी उस इतनी भयंकर लूट से भी जो है इस देश को मुक्ति रहती है, उससे भी अपने देश को निजात मिलता है। तो कई ऐसे अभिशाप जो जेएनपीसी ने किया हुआ है, सारे अभिशापों से और सारे कष्टों से जो कि अभी उसके नमूने के तौर पर जो बताया गया है, उससे हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, देश को जो है वो निजात मिलती है, मुक्ति रहती है। इन सारे अभिशापों का जो अभी बताया गया है, देश का विभाजन, 25 से 30 लाख लोगों की जान जाना और 3 करोड़ से ऊपर भारतीय भाई बहनों के घर उजाड़ना और 3-3 चच्चर जो है वो युद्ध झेलना पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान जो है वो अपना ही वो हिस्सा होता, बांग्लादेश भी अपना ही हिस्सा होता। बांग्लादेश से जो घुसपैठिया, फिर एनआरसी, एनपीआर, तमाम झमेले, तमाम समस्याएं, तमाम झमेले जो भारत झेल रहा है। फिर भी जम्मू कश्मीर में जो है वो 370, 35 से और हमारे कश्मीरी पंडित जो कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन के ऊपर जो अत्याचार, ये सब कुछ नहीं होता यदि सरदार पटेल 1946 में उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के साजिश के आगे नहीं झुके होते। यह देश को जानना चाहिए। तो वो कैसे आयरन मैन तो हमारे जो वास्तविक थे, हमारे असली हमारे वास्तविक आयरन मैन थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में 1939 में क्या साजिशें ये नहीं कर रहा था ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी कि सुभाष चंद्र बोस जो है सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष न बने, कि डट करके उसकी साजिशों को बिल्कुल नाकाम करते हुए कांग्रेस का अध्यक्ष बने। तो वो ये होता है वो आयरन मैन। सरदार पटेल की तरह नहीं कि जो है मोहनदास करमचंद गांधी के साजिश का शिकार भी हो गए और देश को इतनी त्रासदी में झोंक दिया। तो फिर भी भारतीय जनता दल कहता है कि भाई सरदार पटेल को सम्मान दिया गया, उनके विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति लगाई गई, कोई बात नहीं है। लेकिन उससे अधिक मूर्ति जो पात्रता रखते हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस, उनकी मूर्ति उनसे भी ऊंची होने की आवश्यकता है। और भी चीजों को बताया जाएगा इसके संबंध में। लेकिन ये मोदी महोदय हमारे सुभाष चंद्र बोस को जो उनका वाजिब हक बनता है सम्मान पाने का, वो वाजिब जो है हक जो है सम्मान पाने का, ये मोदी महोदय की कोई मंशा नहीं दिखती है सिवाय उनका नाम भुनाने की और यहाँ तक कि उनको अपमानित भी करने का। बताइए कहाँ जाए पंचम इस भारत का शत्रु दुश्मन, उसकी जगह जो है हमारे इतने बड़े राष्ट्रभक्त की मूर्ति ये लगवाते हुए मोदी महोदय को शर्म नहीं आई। और उनके जन्म दिवस
23 जनवरी को ये नथी कर रहे हैं गणतंत्र दिवस से। अरे जो 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 उन्होंने जो आज़ाद भारत की स्थापना की थी 21 अक्टूबर 1943 को, तो 21 अक्टूबर को ही हमारा जो है वास्तविक आज़ादी का दिवस होना चाहिए। ये मोदी महोदय कबूल कर चुके हैं, सार्वजनिक रूप से बोल चुके हैं। लेकिन जब इसको अमल में लाने का वक्त आ गया, बड़ी सफाई से ये पांव खींच लिए। तो कहने का मतलब है ये मोदी महोदय सिर्फ जो है हमारे जितने भी क्रांतिकारी अमर शहीद राजभक्त हैं, जिनको जेएनपीसी ने दबा के रखा हुआ है, सिर्फ उनका नाम बुला रहे हैं वोट के लिए, लेकिन उनका जो वाजिब हक बनता है वो सम्मान पाने का, वो सम्मान देने के लिए मोदी महोदय तैयार नहीं है। यही तो इनकी हमारे भारत के खिलाफ गद्दारी है। और इस गद्दारी को हमारे भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से पहचाने इसको। लेकिन इन सारी समस्याओं का निदान क्या है? भारतीयता। तो भारतीयता के महत्व को हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहन, हमारे प्रत्येक आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारी आदरणीय भारतीय आवाम अच्छी तरह से पहचाने, उसके महत्व को पहचाने और उसके माहौल को आगे बढ़ाए। और इन सारे जो काले अंग्रेज हैं, इनको उसी ईवीएम मशीन पर माकूल जवाब दें और उनको नष्ट में नाबूद करने को सुनिश्चित करें। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ किसी आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।